बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ एंटागोनिज़म के बारे में बताऊंगी और ये मेनली फोर टाइप्स की एंटागोनिज़म होते हैं। नंबर 1 है फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। नंबर 2 पे नॉन कम्पिटिटिव आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल आ जाते हैं थर्ड पे, और फोर्थ पे केमिकल आ जाते हैं। जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हैं और नॉन कम्पिटिटिव और फिजियोलॉजिकल, इन सब का जो लिंक होता है वो रिसेप्टर्स के साथ होता है एंड इन्होंने एंटागोनिज्म करवाना होता है थ्रू रिसेप्टर बाइंडिंग के। ठीक है, और ये किस तरह डिफरेंट होते हैं ये भी मैं बताती हूँ। और केमिकल जो होता है ना, इसने बाइंड करना होता है ड्रग के साथ, तो ये तो सबसे ही डिफरेंट हो गया, इसने तो बाइंड ही करना होता है ड्रग के साथ, और इस तरह ये एंटागोनिज्म करवाता है थ्रू ड्रग ड्रग के साथ बाइंड करके। लेकिन जो बाकी हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जो होते हैं, ये फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कम्पिटिटिव और एक होते हैं इरिवर्सिबल। ये दोनों ही फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जो होते हैं ना, ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर साइट पर, चाहे वो कम्पिटिटिव हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हमेशा जो है बाइंड करेंगे किसके साथ, बाइंड करेंगे रिसेप्टर साइट पर। ठीक है, और इनके नाम से ही हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों ने ये रिसेप्टर साइट पर बाइंड करना है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? कम्पिटिटिव जो होते हैं, कम्पिटिटिव में ये होता है कि ये रिसेप्टर साइट पर बाइंड करते हैं, लेकिन अगर हम एगोनिस्ट को ज़्यादा करेंगे ना, इंक्रीज़ करेंगे एगोनिस्ट की डोज को, एगोनिस्ट की डोज को अगर फर्ज करें हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो इनका जो एंटागोनिज्म है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इरिवर्सिबल है ना, मतलब कम्पिटिटिव उतर जाएंगे और एगोनिस्ट ही वहाँ पर बाइंड कर जाएगा। लेकिन जो इरिवर्सिबल है ना, उसके केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है, इरिवर्सिबल अगर बाइंड कर गए एक बार रिसेप्टर साइट पर, तो एगोनिस्ट जो सा है वो कांट रिप्लेस दैम। एगोनिस्ट कि अगर एगोनिस्ट की अगर हम इंक्रीज़ भी कर देना, इंक्रीज एगोनिस्ट कंसंट्रेशन कांट रिप्लेस दैम, वो रिप्लेस नहीं कर सकती इन्हें। और आगे और इसमें और क्या डिफरेंस है कि जो कम्पिटिटिव होते हैं उनके केस में जो ई मैक्स है वो सेम ही रहेगी। ई मैक्स जो सी है वो चेंज नहीं होगी कम्पिटिटिव के आ जाने से, सिर्फ पोटेंसी जो सी है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। और इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है कि इसमें ई मैक्स जो सी है वो कम हो जाती है और पोटेंसी भी कम हो जाती है। इसको मैं ग्राफ से भी एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये एक ग्राफ है, इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये एगोनिस्ट अकेला था। जब एगोनिस्ट अकेला था तो हमारे पास ये कर्व आई थी, और जब हमने इसके साथ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दिया तो हमारे पास कर्व जौन सी है वो ये वाली जौन सी है कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट वाली कर्व है, ये इन्होंने शो किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें एफिकेसी में कोई चेंज नहीं आया। एफिकेसी हाइट से हम मेजर करते हैं ना, तो दोनों की हाइट सेम है, तो एफिकेसी सेम है, ई मैक्स सेम है। लेकिन हम देख सकते हैं इसमें कि जब हमने कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दिया है एगोनिस्ट के साथ, तो हमारे पास जो EC50 है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। इसकी EC50 ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा डोज चाहिए 50% ऑफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स के लिए। तो इसकी वजह से जब EC50 अगर ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब है इसकी क्या है, पोटेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है, डिक्रीज्ड पोटेंसी। क्या मतलब ये हमें समझ आ गया कि कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट देने से एफिकेसी तो सेम ही रहती है, लेकिन पोटेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब नेक्स्ट आ जाए इरिवर्सिबल पे। इरिवर्सिबल को उन्होंने शो किया, ये पहले वाली एगोनिस्ट के लिए है कर्व, और दूसरी वाली कर्व जो सी है वो है इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट के लिए। इसमें देख सकते हैं कि हाइट कम हो रही है, हाइट कम होगी तो मतलब कि एफिकेसी भी कम होगी। उसी से हम देखते हैं ना, तो ये एफिकेसी जो सी है इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट जब हम देंगे एगोनिस्ट के साथ, तो इसका मतलब है कि एफिकेसी कम हो जाती है। साथ में हम देख सकते हैं कि पोटेंसी भी कम हो रही है, क्योंकि अब हमारे ये हमें नज़र आ रहा है सामने ही कि इसकी पोटेंसी भी कम हो रही है, ज़्यादा डोज चाहिए।
अब मैक्सिमम रिस्पॉन्स के लिए। तो इससे हमें पता चल गया कि ये इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट में सिर्फ इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट में एफिकेसी भी कम हो जाती है और पोटेंसी भी कम हो जाती है, दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं। नॉन कम्पिटिटिव भी दो तरह के होते हैं, ये एलोस्टेरिक होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। जो अगर तो वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेंगे ना, हमारे पास दो तरह की इंजाइम पे दो तरह की साइट्स होती हैं, एक तो रिसेप्टर साइट होती है, ठीक है, और एक होती है अदर देन रिसेप्टर साइट जिसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। अगर तो वो एलोस्टेरिक साइट के साथ ये बाइंड कर गया एंटागोनिस्ट, तो अगर हम एगोनिस्ट की कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, इंक्रीज एगोनिस्ट इसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन जो अगर इरिवर्सिबल तब होगा जब ये रिसेप्टर साइट पे, नॉन कम्पिटिटिव भी इरिवर्सिबल हो सकता है जब वो रिसेप्टर साइट पे ही बाइंड कर गया, तो ये भी इरिवर्सिबल हो जाएगा। आगे आ जाए फिजियोलॉजिकल पर। फिजियोलॉजिकल में ये है कि हमें पता है कि ये दो जो हमने पढ़े हैं ना, फार्माकोलॉजिकल और नॉन कम्पिटिटिव, इसमें इन दोनों के टाइप्स में एंटागोनिस्ट जो सा था वो बाइंड करता था विद द सेम रिसेप्टर साइट, जहाँ पर उसी रिसेप्टर पे बाइंड करता था जहाँ पर बाइंड करता था एगोनिस्ट। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल है ना, इसमें ये एगोनिस्ट और जो ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है, इन दोनों के रिसेप्टर्स जो से होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बाइंड करते हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स। मतलब कि ये दोनों डिफरेंट रिसेप्टर्स पर बाइंड करेंगे और एक दूसरे को और दूसरे के एक्शन को अपोज करेंगे, अपोज ईच अदर। तब इन दोनों में कैसे होता था कि वो सेम जहाँ पर एगोनिस्ट बाइंड करता था उसी जगह पर बाइंड करते थे और एक दूसरे के एक्शन को अपोज करते थे। और लेकिन फिजियोलॉजिकल में ऐसा नहीं है, फिजियोलॉजिकल में यह है कि वो डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ जो उनसे हैं वो बाइंड करते हैं और फिर अपोज करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट्स को। और केमिकल जोन सा होता है, ये तो है, इसका तो रिसेप्टर के साथ कोई लिंक ही नहीं है, ये तो ड्रग के साथ बाइंड करता है और ड्रग के एक्शन को ही एंटागोनाइज करवा देता है, अपोज करवा देता है। इसकी एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ, एग्जांपल से समझ आ जाएगी। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में कम्पिटिटिव में आ जाती है, कम्पिटिटिव की एग्जांपल में आ जाती है एट्रोपिन एट ऑल मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। ये एसिटाइलकोलिन की ना कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होती है। इसमें एसिटाइल कोलिन जो है वो एगोनिस्ट होगा और एट्रोपिन एट ऑल एम रिसेप्टर्स पे कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होगी। और इरिवर्सिबल में आ जाती है फेनऑक्सीबेंजामीन। ये इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट होती है एट अल्फा रिसेप्टर्स, ठीक है। और अब नॉन कम्पिटिटिव पे आ जाते हैं। नॉन कम्पिटिटिव की एग्जांपल में आ जाती हैं हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव की एग्जांपल में आ जाती है पिक्रोटोक्सिन। ये एलोस्टेरिक नॉन कम्पिटिटिव एलोस्टेरिक की एग्जांपल में आती है, पिक्रोटोक्सिन एट गाबा लिंक क्लोराइड आयन चैनल्स। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, और क्लोराइड जोन से होते हैं वो चैनल होते हैं। ये यहाँ पर ये पिक्रोटोक्सिन जो ड्रग है ना, ये एज एन एलोस्टेरिक नॉन कम्पिटिटिव एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट के तौर पर एक्ट करती है। और फिजियोलॉजिकल में आ जाती है, मैंने बताया था डिफरेंट रिसेप्टर्स होंगे लेकिन फिर भी वो अपोज करेंगे एक दूसरे के एक्शन को। इसमें आ जाती है हाँ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो होती है वो बाइंड करती है एट अल्फा रिसेप्टर्स पर, या अल्फ़ा बीटा ये सब पे करती है, तो हम ये कह सकते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड करती है। और जो हमारे पास होती है हिस्टामीन,
वो बाइंड करती हैं एट एच रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर्स। मतलब इनके रिसेप्टर्स तो अलग हैं, लेकिन इनके जो एक्शंस होते हैं ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। में भी अस्थमा में ये हिस्टामिन का क्या होता है, अस्थमा ये क्या करवाती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो एपिनेफ्रिन क्या करवाती है, इसके ऑपोजिट ब्रोंको डायलेशन करवाती है। मतलब इनके रिसेप्टर्स डिफरेंट हैं, एक का एड्रीनर्जिक है, एक का हिस्टामिन है, लेकिन दोनों के एक्शंस क्या हैं, एक दूसरे से ही ऑपोजिट है। और केमिकल में मैंने बताया था कि ये रिसेप्टर्स के साथ नहीं बाइंड करते हैं एंटागोनिस्ट, ये बाइंड करते हैं ड्रग के साथ और इसके एक्शन को अपोज करवाते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है प्रेलिडोग्जाइम, ओबिडोग्जाइम। ऑक्साइम्स में आते हैं ये प्रेलिडोग्जाइम, ये ड्रग का नाम है। और ये क्या करती हैं, ये हम देते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम देते हैं ये एज एन एसिटाइल कोलिन। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में देते हैं, और ना ये ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ क्या करती है, उस ड्रग को साथ ही बाइंड कर जाती है, जिसकी और एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को रीजनरेट करवा देती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में ये आ जाता है प्रेलिडोग्जाइम। और एक और एग्जांपल भी है इसकी, डाइमर कैपरोल। ये फोरेंसिक में आप पढ़ेंगे, ये चिलेटिंग एजेंट होता है और ये डिफरेंट मेटालिक पॉइजनिंग में हम यूज़ करते हैं।